Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division. In the previous video, we were discussing about anaphase of mitotic division और माइटोसिस. माइटोसिस को एक ऐसा डिवीजन बोलते हैं जिसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है. स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन एनाफेज स्टेज में प्रॉपरली विजिबल होता है. एनाफेज के पहले हमने मेटाफेज पढ़ा था जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पर प्लेस कर लेते हैं या लोकेट कर लेते हैं. एनाफेज में जब आप फर्स्ट डायग्राम देखोगे तो उसमें एक क्रोमोसोम बना हुआ है जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है. क्रोमोसोम्स के ऊपर जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम्स में जो सिस्टर आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसमें से एक क्रोमेटिड को नॉर्थ पोल की साइड और दूसरे को साउथ की साइड पर पुल करना स्टार्ट करते हैं. जब क्रोमोसोम्स को पुल किया जाता है तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो बीच में से सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो. क्रोमोसोम का सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है जो कि ब्लू कलर में आप देख सकते हो. काइनेटोकोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं. अब स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट प्रॉपर है या नहीं ये हमने सेल साइकिल में डिस्कस किया था. अब वो इसीलिए चेक किया जाता है ताकि एनाफेज में जब स्पिंडल फाइबर्स सेपरेट करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को तो वो इक्वल लेंथ पर और स्ट्रेंथ के साथ सेपरेट करते हैं, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स इक्वली डिवाइड होते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स को जब पुल करते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर पर अटैच्ड हैं तो एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो नॉर्थ पोल की साइड चला जाता है और जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है वो साउथ पोल की साइड आ जाता है, जैसे कि आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हो. अब क्योंकि क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए तो उन दोनों के बीच में खाली स्पेस आ गई है. इस खाली स्पेस में एक और फाइबर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर. अभी तक 3 फाइबर का फॉर्मेशन देखा हमने. फर्स्ट थे कंटिन्यूस फाइबर्स जिस पर कोई भी क्रोमोसोम्स अटैच्ड नहीं थे. उसके बाद जब क्रोमोसोम फाइबर पर अटैच्ड होना स्टार्ट होते हैं तो वो हो जाते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर्स. क्योंकि क्रोमोसोम उन पर अटैच हो जाते हैं तो उन फाइबर्स के बीच में एक ब्रेक आ जाता है, डिसकंटिन्यूएशन आ जाता है उस क्रोमोसोम की वजह से, इसलिए उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर. ओके, कंटिन्यूस फाइबर और डिसकंटिन्यूस फाइबर क्लियर है. कंटिन्यूस तो वो है जिसमें क्रोमोसोम्स अटैच नहीं है. डिसकंटिन्यूस वो है जिसमें एक ब्रेक आ गया है बीच में क्रोमोसोम्स के अटैच होने की वजह से. और थर्ड फाइबर होते हैं हमारे इंटरजोनल फाइबर. जब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं तो उन दोनों के बीच में खाली स्पेस जो होती है वहां पर इंटरजोनल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है. तो स्पिंडल फाइबर्स की मेन फेज या मेन स्टेज होती है एनाफेज. अब हमने बोला कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम को नॉर्थ और साउथ पोल की साइड पुल करते हैं. अब वो पुल करने के लिए भी किसी फोर्स की तो ज़रूरत होगी, ऐसे ही तो वो पुल नहीं हो जाएगा क्रोमोसोम. तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. जब तक क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो क्रोमोसोम्स को पुल नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरजोनल फाइबर. इंटरजोनल फाइबर जब तक स्ट्रेच नहीं होंगे तो क्रोमोसोम्स अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरजोनल फाइबर. थर्ड होता है एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी का एक फॉर्म है. तो अप्रोक्सीमेटली 30 एटीपीज रिक्वायर होती है क्रोमोसोम्स को पोल की साइड पुल करने के लिए. एनाफेज को डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. तो एनाफेज क्लियर होने के बाद नाउ वील मूव टू टीलोफेज. नाउ वी विल टॉक अबाउट टीलोफेज. टीलोफेज में जो भी चेंजेस होते हैं वो उसका रिवर्स या ऑपोजिट होता है जो भी प्रोफेज में चेंजेस हुए हैं. एवरीथिंग हैपन्स इन टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स और ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज.
जैसे प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स डिसोसिएट या डिसअपियर होने लग गए थे, वैसे ही टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, बाकी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स रीअपियर हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हो जाता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होकर सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करते हैं, सेंट्रोमियर फॉर्म करते हैं और पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर विजिबल होता है। उसका ऑपोजिट टीलोफेज में होता है, तो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है टीलोफेज में। इसके अलावा एस्टरेज और स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्म हुए थे प्रोफेज में, वो डिसोसिएट हो जाते हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज जस्ट रिवर्स होता है प्रोफेज का। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है टीलोफेज में। एम फेज में हमने दो स्टेजेस पढ़ी थी, कैरियोकाइनेसिस जो कि था न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस जो कि था साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज जिसकी 2 स्टेजेस होती हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो टीलोफेज के साथ ही कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाती है और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन आ जाता है, मतलब एक फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इन्वेजिनेशन या फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो टीलोफेज का, जिसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म हो चुकी है टीलोफेज में, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियस आ गए, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया, तो 2 डॉटर न्यूक्लियस आर ऑलरेडी फॉर्म्ड इन टीलोफेज। अब टीलोफेज में जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छोटा सा इन्वेजिनेशन या छोटा सा फोल्ड आता है इक्वेटोरियल प्लेट की लोकेशन पर। इक्वेटोरियल प्लेट पर जो ये इन्वेजिनेशन है और फोल्ड है, इतना डीप होता जाता है कि वो डीप होकर, जैसे कि सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, वैसा हो जाता है। उसके बाद फाइनली वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। इसका मतलब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म हो चुकी है, जैसे कि आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हो। 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुके हैं, दोनों में अपना अपना साइटोप्लाज्म है, दोनों में सेपरेट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब टीलोफेज में न्यूक्लियस जो था उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, क्योंकि क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हुआ था। तो जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए उनमें भी न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और ये इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों में इक्वल क्रोमोसोम के नंबर प्रेजेंट है। इसीलिए माइटोटिक डिवीजन को, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स में आ जाते हैं। ओके, इसके अलावा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के आसपास वाला एरिया जो है वो दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। तो जो 2 डॉटर सेल्स हमें फॉर्म हुई हैं उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो भी सेल्स में होते हैं वो दोनों में सेपरेटली प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ फर्स्ट सेल में प्रेजेंट होगा और सेकंड सेल में एब्सेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। जो दोनों सेल्स हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दोनों में सेपरेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेनियस और नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स, दोनों में इक्वली प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए 2 डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुई हैं वो इक्वेशनल डिवीजन से फॉर्म हुई हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है, जिसमें 2 स्टेजेस थी। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, देन साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस भी बोला, जिसमें 4 स्टेजेस थी, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद साइटोप्लाज्म स्टार्ट हुआ डिवाइड होना, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट से हमारे पास 2 डॉटर सेल्स
फॉर्म हो गई। माइटोटिक डिवीजन सोमेटिक सेल्स में होता है और जर्म सेल्स में भी होता है, लेकिन जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ तब होता है जब जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है। In the next video, we will talk about the significance of mitosis or mitotic division.